देखिए R इक्वल्स टू है रो वी डी डिवाइड बाय क्या है नीटा है विस्कोसिटी कोफिशिएंट। लेफ्ट साइड की डायमेंशन किसके इक्वल आनी चाहिए, राइट साइड, क्योंकि दोनों साइड एक ही एक टर्म ही। तो इधर लेफ्ट साइड में रेनॉल्ड्स नंबर, इसकी डायमेंशन क्या होती है M0 L0 T, ये तो अपन को पता चलता है। राइट साइड को देखते हैं, राइट साइड के अंदर है रो वी डी डिवाइड बाय डायमेंशन निकालते हैं राइट साइड की। रो डेंसिटी, डेंसिटी की डायमेंशन M1, वेलोसिटी है वी है वॉल्यूम, ये सो वेलोसिटी बताया ना, वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या आएगी L1 T माइनस 1। डायमीटर एक टाइप की लेंथ ही होती है, तो क्या आएगा L1 और नीटा कितना आएगा M1 L माइनस 1 T माइनस 1। देखो सोल्व करते हैं, M1 से क्या कैंसिल हो गया, ये T कितना है -1, नीचे भी कितना है T कट हो गया। ये L1 और L1 मिलके कितना बना L2, -3 + 2 कितना हुआ -1, और नीचे भी कितना -1, सब कुछ कैंसिल हो गया। कितना आंसर है M0 L0 T। तो जो डायमेंशन लेफ्ट साइड की है वही राइट साइड की, तो आप कह सकते हो ये ट्रू है, कंसिस्टेंट है। लिख लो जिससे नहीं होगा, तो ये इक्वेशन 100% कंसिस्टेंट है। तो इक्वेशन मिलेगी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट किसी के नहीं आ रहा था आंसर, उसके दो ही रीजन है, या तो आपने डायमेंशन गलत पुट किए या फिर आपने पावर के अंदर मिस्टेक किए सोल्व करने। ध्यान रखना रेनॉल्ड्स नंबर की डायमेंशन क्या होती है M0 L0 T0। नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट एप्लीकेशन पे चलते हैं। आपको जो नए क्वेश्चन और मिलेंगे ना, जैसे ये सारे मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, थ्योरेटिकल पार्ट तो बहुत छोटा सा है कि इससे ये कर सकते हैं, डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं, यूनिट फाइंड कर सकते हैं, एक को दूसरे में चेंज कर सकते हैं, कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, अननोन डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं किसी कांस्टेंट की। तो इनका तो एक एक लाइन में एक क्वेश्चन करके फिनिश कर देते। मैं आपको क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आगे ये बहुत ज़्यादा चीज़ काम आने वाली, ठीक है, जिससे आप समझ पाओ कि फिजिक्स में किस तरीके से आपको पढ़ते रहना है। अब आपका जब भी टेस्ट होगा ना, टेस्ट कब होगा, जब आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। जब भी आपका चैप्टर फिनिश होगा उसके जस्ट नेक्स्ट डे क्या होगा, आपका टेस्ट होगा। अभी डेट पहले मैंने बता दी, जिस दिन फिनिश होगा ऑटोमेटिक आपके अगले दिन टेस्ट होगा, और उस टेस्ट में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा जो आपको मैंने करवाया, एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा जो आपके कॉपी में करवाया। न्यूमेरिकल की बात करो, थ्योरेटिकल तो जो है वो आएगा, डेफिनेशन तो डेफिनेशन होती है जैसे आज तक आप करते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन कोई भी रिपीट नहीं करूँगा, वो आपके फायदे के लिए, नहीं तो आप कह दोगे सर सेम कैसे दे दिया, क्वेश्चन अलग देना चाहिए। तो इसलिए क्वेश्चन सारे न्यूमेरिकल कैसे आएंगे, अलग आएंगे। उससे फायदा क्या होगा कि आपको 4-5 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा मिलेंगे। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि क्वेश्चन इस तरीके से हो कि आपने कहीं पे भी देखे ही नहीं किसी बुक में, ठीक है, नए क्वेश्चन, बट उन क्वेश्चन का जो लेवल रहेगा वो उतना ही रहेगा जितना अपन ने कर रखा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। इससे क्या होगा, अपन इतने प्रिपेयर हो जाएंगे इस टॉपिक्स, ठीक है ना, इन टॉपिक से रिलेटेड आगे कैसा भी क्वेश्चन आए उसको सोल्व किया जा सकता है। बस ये टेंडेंसी है। अगर नहीं होता है सोल्व तो कोई दिक्कत नहीं है, टेस्ट का पेपर बाद में सोल्व करवाया जाता है, वहाँ से सीख लेंगे। सोल्व हो जाता है तो अपने आप में बड़ी अचीवमेंट ही है, तो क्वेश्चन अपन के लिए नया था और अपन सोल्व कर पाए। इससे क्या कॉन्सेप्ट अपना और है ना क्लियर होता रहता है। बट अगर क्वेश्चन रिपीट करते हैं ना अपन कि जो पढ़ा है वही क्वेश्चन दे दिया, तो वो एक रटने की एक प्रोसेस चल जाती है, जो इस सब्जेक्ट की डिमांड है। इसको कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तरीका वही रहेगा, क्वेश्चन को देखना है, अच्छे से सोल्व करना है, जैसे टेस्ट आएगा आपको पता चलता रहेगा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, कुछ और क्वेश्चन भी आएंगे, वो किस में मिलेंगे आपको, टेस्ट में मिलेंगे। उसके अलावा भी आप क्वेश्चन चाहते हो तो खूब सारे क्वेश्चन पढ़े हैं, खूब सारे बुक्स होती है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट एप्लीकेशन लिखिए। देखो कितनी एप्लीकेशन थी, सब एप्लीकेशन को एक बार निकालो, कौन कौन सी अपन ने कवर अप कर ली उसको टिक मार्क कर लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन लिखा था अपन ने हेडिंग। सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन क्या थी, वो कर ली अपन ने, यूनिट फाइंड कर ली सबसे स्टार्ट में। सेकंड निकाला जूल, अर्ग में, न्यूटन, डाइन में। नेक्स्ट अभी किए कंसिस्टेंसी चेक के क्वेश्चन कर रहे 1-2-3 से। नेक्स्ट ये लिखिए हेडिंग, टू डेराइव न्यू इक्वेशन और रिलेशन। ये वो की वो एप्लीकेशन हेडिंग में डाल दीजिए।
इस बार अपने को फॉर्मूला डेराइव करना है, उसकी प्रोसेस क्या हो देखें। डायरेक्ट एग्जाम्पल से इसको करते हैं। लिखिए एग्जाम्पल वो फर्स्ट या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इससे रिलेटेड इस एप्लीकेशन से। फर्स्ट एग्जाम्पल फर्स्ट क्या कहता है, लिखिए स्टेटमेंट लिखिए क्वेश्चन। लिखिए इफ द फोर्स एक्टेड ऑन any particle in circular motion, if the force acted on any particle in circular motion, is depend on depends on mass, velocity of particle, depend on mass, velocity of particle and the radius of the circular path. Mass, velocity of particle and the radius of circular path. Then derive the formula for the force. फोर्स के लिए फॉर्मूला डेराइव करते हैं। अब देखो क्वेश्चन को अच्छे से अपन पढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि जब कोई पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो उसके ऊपर जो फोर्स डेवलप होता है, जो उस पर एक्ट करता है, वो तीन बातों पे डिपेंड करता है। एक तो पार्टिकल के मास पे, पार्टिकल की वेलोसिटी पे, और जो सर्कुलर पाथ है उसकी रेडियस। और आपसे कहा गया है कि तब इस पे जो फोर्स है उसका फॉर्मूला डेराइव करो। तो अपन देखो किस तरीके से इसको बनाएंगे। आपको सबसे पहले स्टेप में करना है कि फॉर्मूला किसका निकालना चाह रहे हो, एफ का, यानी फोर्स का। तो एफ प्रोपोर्शनल फोर्स, ये प्रोपोर्शनल का साइन लगाना है। किन किन पे डिपेंड करता है, सबसे पहले कौन है, मास को मैंने स्मॉल m लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट कौन है, वेलोसिटी, कंटिन्यू लिखना है, मल्टीप्लाई करते हुए। और लास्ट कौन है, रेडियस, वो इसको लिख दिया स्मॉल r या कैपिटल R, कुछ भी लिख सकते। ये तीन पैरामीटर से। अब ये डिपेंड कैसे करता है अपने को नहीं पता है, ठीक है ना। तो आपको मन से क्या करना है, इसके ऊपर लगा देनी पावर e, इस पे पावर b और इस पे पावर कितनी लगा देनी है, अब आपको क्या करना है, डायमेंशन पुट करनी है दोनों साइड की, और डायमेंशन को कोशिश करना है पुट करके m, l और t की फॉर्म, a की फॉर्म में, तो a की फॉर्म में भी लिखेंगे। बाकी सबकी डायमेंशन रख लीजिए, जो भी फिजिकल क्वांटिटी आपको दिख रही है। तो इधर कौन दिख रही है, लेफ्ट साइड में, तो इसकी m1 l1 t माइनस टू, यही होती है डायमेंशन प्रोपोर्शनल। अब किसकी रखेंगे, मास की बोलो कितनी होती है, तो m1 की पावर कितनी है, a। उस पावर को अपन को किसी तरीके से चेंज नहीं करना, जैसे एज इट इज रखना है। वेलोसिटी कितनी आएगी, पावर b, एंड देन l1 टू द पावर रेडियस, एक टाइप की लेंथ। तो यहाँ से m1 l1 t माइनस टू प्रोपोर्शनल। पावर पे पावर होती है, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो ये m की पावर कितनी जाएगी, e, 1 into a कितना हो जाएगा, ये पावर देखो दोनों की है, दोनों से मल्टीप्लाई होगी। पहले l की पावर 1 से b का मल्टीप्लाई कितना आएगा, l की पावर b, और -1 का b से कितना आएगा, -b, और यहाँ से l की पावर कितनी जाएगी। अब बेस सेम होता है, पावर ऐड होती है। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करो, तो m को पहले सॉल्व करो, पहले पूरा m सॉल्व कर लो। तो m कितना है, ओनली a। अब l देखो, l कितनी जगह है, l की पावर b और l की पावर कितना c, तो l की पावर कितनी आएगी, और t की पावर कितनी आएगी, -b, और इधर साइड मिला m1 l1 t माइनस 2। अब करो कंपैरिजन, करते हैं। किसका कंपैरिजन करते हैं, डायमेंशन का या पावर का। तो देखो यहाँ m की पावर कितनी है, यहाँ m की पावर कितनी है, तो कंपेयर किया मैंने पावर्स का, तो a इक्वल टू कितना मिला, इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट b प्लस c किसकी पावर है, इधर लेफ्ट साइड क्या कह रहा है, l की पावर कितनी, 1। तो यहाँ से b प्लस c इक्वल टू कितना मिला, इक्वेशन कौन सी हो गई, सेकंड।
और लास्ट थर्ड कह रहा है टी की पावर कितनी है -b और यहाँ टी की पावर कितनी है -2 तो यहाँ से मिला -2 इज इक्वल टू -b। एक ही बात है यार, -b इज इक्वल टू -2। तो इसको यहाँ से सोल्व किया तो b इक्वल टू कितना आ गया 2 ये इक्वेशन थर्ड, a और b आ गया तो c मिल जाएगा, b की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं तो 2 प्लस c इज इक्वल टू कितना है 1 तो c इक्वल टू कितना आएगा 2 1 माइनस 2। अरे ट्रांसफर करना आता है, हाँ 2 उधर जाएगा, 1 माइनस 2 कितना आएगा -1 ये तीनों वैल्यू अपने को मिल गई। अब आपको मेन इक्वेशन में इनको पुट कर देना है, देयरफॉर फार्मूला फॉर फोर्स। तो F प्रोपोर्शनल मास की पावर कितनी A, तो A मतलब कितनी पावर 1 तो 1 लिखे एक ही बात, तो भी एक बार लिख देते हैं m की पावर 1। देन V की पावर कितनी है यानी B की वैल्यू कितनी है 2, 2 तो V की पावर हो गई 2 डिवाइड बाय, या डिवाइड नहीं कंटिन्यू लिखते हैं R टू दी पावर कितनी है -1 तो -1 को नीचे ले जाएंगे किसका बन जाएगा तो देखो ये फॉर्मूला कैसे बन रहा है, F2 प्रोपोर्शनल m की पावर 1 है तो m लिखा v स्क्वायर डिवाइड बाय कितना बस यही फॉर्मूला होता है। फोर्स का फॉर्मूला अपना डेराइव कर लिया, F प्रोपोर्शनल mv स्क्वायर अपॉन कितना r। देखो यहाँ पर जो फॉर्मूला आएगा ना वो प्रोपोर्शनल में आएगा, इक्वल्स टू में नहीं आएगा। इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल से इक्वल्स टू हटता है ना, या प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कांस्टेंट आता है, क्या आता है कांस्टेंट, पता नहीं करता डायमेंशन, ये किसकी लिमिटेशन है यहाँ ये पता नहीं चलता। ये फॉर्मूले की डिपेंडेंसी बता देगा कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी पे कैसे डिपेंड करता है, ये नहीं बता पाएगा यहाँ कितना आएगा, नीचे 2 आएगा 3 आएगा, वो अपने को उसमें नहीं पढ़ना है। अपने को फॉर्मूला आना चाहिए कितना मिलेगा mv स्क्वायर अपॉन कितना, यही अपन आंसर करेंगे। अगर वो कहता है कि हियर कांस्टेंट गिवन, कांस्टेंट है 1/2 तो अपन लिखेंगे f इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वायर अपॉन कितना r, अदरवाइज अपन यहाँ तक ही फॉर्मूले को रखेंगे। तो सिंपल सा प्रोसेस है, क्या करना है सबसे पहले जिसका फॉर्मूला फाइंड करना है उसको लिखा, प्रोपोर्शनल साइन, जिस पे डिपेंडेंसी उनको लाइन सर लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी बच्चे ने रेडियस को पहले लिख दिया, आने सारे चाहिए। MVR का ऑर्डर कैसे रखो, जो सबसे पहले उसको A लिखो, B लिखो, C लिखो, इसको इक्वेशन फर्स्ट कह दो, इसको इक्वेशन कौन सी कह दो फर्स्ट, क्योंकि लास्ट में जो ABC की वैल्यू आने वाली इसमें ही पुट करेंगे। तो ये फर्स्ट हो गई, ये हो गई सेकंड, ये कौन सी हो गई थर्ड, ये कौन सी हो गई फोर्थ। फिर ABC की वैल्यू वापस इक्वेशन फर्स्ट में रखोगे तो आपको ऐसी इक्वेशन मिली। ध्यान रखना जहाँ कहीं भी नेगेटिव पावर आए उसको कहाँ भेज देना है, डिनोमिनेटर में पॉजिटिव कर देनी, और लास्ट में ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है, नोट कीजिए इसमें। तो अगर डायमेंशन अगर आपको नहीं आती है तो ये क्वेश्चन होगा ही नहीं बिल्कुल ही, क्योंकि डायमेंशन एनालिसिस से इसका आंसर मिला पूरा।
हो गया नोट डाउन? नोट हो गया? लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको करना ट्राई। लिखिए, इफ द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, इफ द टाइम पीरियड if the time period of simple pendulum, if the time period of simple pendulum, पेंडुलम का मीनिंग समझते हो? पहले घड़ी आती थी ऐसे, घंटा घर है जोधपुर में, तो वहाँ घड़ी होती है एक तरीके से, वो इस तरीके से ना ऐसे चम करती है, तो पेंडुलम होता था, 1 आवर होता था, फिर आवाज़ करती थी, ऐसे ऐसे मुड़ती थी इस तरीके से। या नॉर्मली एक वो मगरमच्छ वाला झूला खाया होगा सबने, एक जगह से यूँ ले जाता है ना ऊपर, तो उसको पेंडुलम कहते हैं। किसी ऐसे पार्टिकल को पकड़ के उसको जैसे झूला, नॉर्मल झूला भी हो, अपन खड़े होके कुछ पहले अपन ने डिस्प्लेसमेंट दे दिया, उसके बाद फ्रीली छोड़ दिया, तो इस तरीके से चलता रहता है ना वो। तो ऐसा पार्टिकल जिसको किसी डोरी से लटका के इस तरीके से ऐसे चम करवाया जाता है, ऐसे मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसको अपन क्या कहते हैं? पेंडुलम। तो उसके टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, क्या लिखा? इफ द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डिपेंड ऑन the length of string, wire कुछ भी हो सकता है, length of string and gravity, depends on length of string and gravity, then calculate formula for its time period, then calculate, ऐसे भी कह सकता है then establish relation between them, या ऐसे भी कह सकते हैं calculate formula for its time period, इसके टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला डेराइव करना है, कीजिए जल्दी से डेराइव। कैलकुलेट फॉर्मूला फॉर इट्स टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करना है कैपिटल टी से। एल हो जाएगी डोरी की लेंथ, स्मॉल एल, और ग्रेविटी हो जाएगा स्मॉल जी। ये सिंबल ले सकते हैं आप, यूज कर सकते हैं, टी एल एंड जी। करे सोच, देखते हैं आता है क्या आंसर। ग्रेविटी एक टाइप का एक्सीलरेशन ड्यू टू अर्थ, इसको बोलते हैं ग्रेविटी।
मिला किसी को आंसर, कोई फॉर्मूला? किसका फॉर्मूला डिराइव करना है? तो टी इधर आ गया, प्रोपोर्शनल किस किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ पे और किस पे? ग्रेविटी। इसकी पावर a, इसकी पावर कितनी होगी? b। डायमेंशन रखो दोनों साइड की, इसको इक्वेशन फर्स्ट कह दो। डायमेंशन रखेंगे टाइम पीरियड, क्या डायमेंशन आएगी? t1। और इसको साथ साथ ऐसे लिख सकता हूँ m0 l0 t1 प्रोपोर्शनल। l की डायमेंशन l1, इसकी पावर कितनी आ जाएगी? a। g होता है l1, इसकी पावर कितनी जाएगी? तो यहाँ से m0 l0 t1 प्रोपोर्शनल l टू द पावर a, l टू द पावर b और t टू द पावर कितना आ जाएगा? और सोल्व करते हैं, l की पावर कितना हो जाएगा? और t टू द पावर माइनस 2b और यहाँ m0 l0 t1। कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन ऑफ पावर्स। तो यहाँ l की पावर a प्लस b, यहाँ l की पावर कितना है? 0। तो अपन कह सकते हैं a प्लस b किसके इक्वल है? ये इक्वेशन सेकंड होगी। और ये कह रहा है t की पावर 1 है, इधर कितना है? t की पावर माइनस 2b। तो माइनस 2b इज इक्वल टू कितना? प्लस का 1। तो b इक्वल टू कितना आएगा? माइनस का, ये इक्वेशन थर्ड हो गई। इसका यूज करो यहाँ पर, तो a माइनस हाफ इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी आएगा? प्लस हाफ। ये किस किस के आंसर आए पहले ये बताओ। तो फिर सही, तो फिर आगे क्यों नहीं सोल्व करो? आ तो गया आंसर, इसके बाद क्या? इसमें तो वैल्यू पुट करनी क्यों? तो देखो फॉर्मूला क्या मिला? t प्रोपोर्शनल l टू द पावर a की वैल्यू कितनी है? एंड g टू द पावर माइनस हाफ। माइनस हाफ को कहाँ ले जाएंगे अपन? डिनोमिनेटर में ले जाएंगे 1/2 और g की पावर हाफ। पावर हाफ का मीनिंग क्या होता है? किसी की पावर हाफ का मीनिंग क्या होता है? अंडर रूट। ठीक है, अरे सुना है क्या कभी ऐसा? अंडर रूट का मीनिंग क्या होता है? पावर कितनी होती है? ये ऐसी टेंडेंसी बन रखी है, अंडर रूट 4। इस बंदे को ये कहते हैं 4 की पावर कितना? ये ना लिख के ये बना देते हैं, इसको बोलते हैं अंडर रूट। ठीक है ना, यानी इसके अंदर है ना हाफ पावर लगा रहे अपन। तो देखो इसके भी, इसका भी अंडर रूट और इसका भी क्या? अंडर रूट। तो क्या लिख सकता हूँ? अंडर रूट l अपॉन अंडर रूट कितना? g। और इसको कैसे लिख सकते हैं? t प्रोपोर्शनल अंडर रूट l अपॉन g। ये फाइनल आंसर है, लिख लीजिए। सिंपल सा डेरिवेशन, अंडर रूट l डिवाइड बाय g। एक्चुअल जो फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का होता है t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन जी। 2 पाई अपन नहीं पता कर सकता, ये अपने पास नहीं है इसकी फैसिलिटी डायमेंशन एनालिसिस। तो उसके लिए अपन को टेंशन नहीं करनी, अपने को तो पता होना चाहिए जो फिजिकल क्वांटिटी पे इसकी डिपेंडेंसी है उसके साथ ये किस तरीके से बिहेव होता है। तो उसका रीजन क्या आएगा? अंडर रूट l अपॉन कितना? जी। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी के आंसर आना चाहिए, सबसे ईजी क्वेश्चन है, लिखिए। लिखिए अकॉर्डिंग टू, ये लिख लिया सबने? क्या लिख रहे हो?
लिख लिया ना, नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू स्टोक्स, साइंटिस्ट का नाम है, अकॉर्डिंग टू स्टोक्स, स्टोक मत लिख देना, अकॉर्डिंग टू स्टोक्स द विस्कस फोर्स VISCOUS, the viscous force इसमें 4 हो जाएंगे, F equals to 6 pi नीटा R V T, लिख लीजिए कोई नहीं। viscous force is depends on, the viscous force is depends on coefficient of viscosity, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हो, नीटा से, कॉमा रेडियस स्मॉल r से कर दो रिप्रेजेंट, एंड वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, इसको स्मॉल भी, ठीक है 3 ही रखो, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, विस्कोसिटी कोफिशिएंट कॉमा रेडियस एंड वेलोसिटी कोफिशिएंट, देन डेराइव फॉर्मूला फॉर विस्कस फोर्स, कोशिश करें सभी का आंसर आए, सभी का आंसर आना चाहिए, जिस किसी के भी आंसर नहीं आया तो उसके साथ हिंसा होगी, सभी के आंसर आने चाहिए। विस्कस फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, फोर्स ही तो है, विस्कस होल कोई होगा नहीं, फोर्स एक टाइप का, M1 L1 T minus 2, M1 L1 T minus 2, बाकी सब आपके लिखी हुई होगी। F proportional to नीटा, M कहाँ से रहेगा, नीटा बोलो उसको, नीटा R अपॉन, ठीक है वापस करो फिर एक बार, सही, F proportional नीटा R भी करेक्ट।
एफ प्रोपोर्शनल नीटा आर भी एकदम करेक्ट है। तीनों 1 1 आएंगे, ए बी सी तीनों 1 1 आएंगे। स्टोक्स फॉर्मूला होता है एफ इक्वल्स टू 6 पाई नीटा आर वी। 6 पाई तो आएगा नहीं फॉर्मूले से, तो आंसर मिलेगा नीटा आर वी। सब करेक्ट सो लेकर आप पीछे से अब तक क्या देख रहे हो? एक बार देख के डायमेंशन लिख लो, एक बार सबकी डायमेंशन लिख लिया करो, नहीं याद है तो पीछे से देख के। कर रहा है क्वेश्चन? हरीश भाई का है क्या उनके बड़े वाले भाई का? हो रहा है क्या? आपने ट्राई किया क्या आंसर है? तो इसको नीटा आर भी लिखो, 1 1 लिखते नहीं, ठीक है? और उसके बाद आप प्रोपोर्शनल। आप डेली कर रहे हो क्लास? पहले यही पढ़े थे? कितने परसेंटेज बने 10 में? क्या नाम है आपका? फिर आपने लिख लिया सारा डायमेंशन वगैरह पूरा नहीं? देखो फोर्स की क्या होती है? फोर्स प्रोपोर्शनल क्या लिखेंगे? नीटा आर और बी, यहाँ ए यहाँ बी और यहाँ पर क्या सी। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि पहले जो आया उसको पहले लिखो, आप कैसे भी लिखो, कंप्लीट तीनों होने चाहिए। फोर्स की डायमेंशन t माइनस 2 प्रोपोर्शनल नीटा की, इसकी पावर a, लेंथ की या रेडियस की, L1 की पावर b, वेलोसिटी। देखो अगर किसी स्टूडेंट ने डायमेंशन ही रॉन्ग लिखी है तो इसका क्वेश्चन शुरू होने से पहले ही गलत हो जाएगा। डायमेंशन कम से कम करेक्ट करें, कैलकुलेशन मिस्टेक तो आगे चलती रहेगी। तो यहाँ से कितना मिला? देखो m कितना, a बन जाएगा। l कितना? देखो डायरेक्ट लिखा करो, ऐसे पास पास लिख के मत ऐसे किया करो, डायरेक्ट लिखो। l यहाँ से कितना मिला? यहाँ से l कितना? प्लस b, क्या कहेंगे इसको? और यहाँ से l कितना? प्लस का c, ये l हो गया। अब t को देखो, t कितना कहोगे? यहाँ से t कितना? अब सब हो गए, ठीक है। इस साइड में कंपेयर कर लीजिए m1 L1 t माइनस 2, कंपेयर करो। इधर a का मतलब कितना हो गया? ये तो मिल गया आंसर। इक्वेशन 2 है ना, तो आंसर निकालना अपने को एबीसी करके। l कितना है यहाँ पर, और यहाँ l के लिए कितना है? माइनस a प्लस b प्लस c। इसको इक्वेशन देनी पड़ेगी। इसको मैंने इक्वेशन कौन सी दे दी? सेकेंड, ये थी फर्स्ट। नेक्स्ट देखो t की पावर कितनी है, और वो कितना है? माइनस ए। इसका यूज कर ले, कितना आएगा? देखो माइनस 2 इज इक्वल टू ए की जगह कितना रखेंगे? 1, तो ये बनेगा -1 माइनस सी, इधर आएगा +1 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको लिखेंगे क्या मिलेगा? -1 इज इक्वल टू माइनस सी। -1 इज इक्वल टू कितना? तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा, सी इक्वल टू कितना आएगा? अब a और c अगर मिल गया है तो इस इक्वेशन में रखिए, आपको b भी फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ से 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ a की वैल्यू कितनी है? +1। b आपको फाइंड करना, और c खुद कितना है? 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो b इक्वल टू भी कितना मिला? तीनों पुट कर लीजिए यहाँ पर, तो आपको फोर्स फाइनल मिलेगा नीटा की पावर 1, r की पावर 1 और v की पावर भी कितना? सिंपल सा क्वेश्चन।
इसमें टिपिकल होगा क्या? टिपिकल होगा ये कैलकुलेशन टिपिकल, इससे ज़्यादा कुछ टिपिकल नहीं होगा इसमें। डायमेंशन पता है तो जहाँ जाके फंसोगे ना वो ये इसमें फंसोगे। ये खेल तो मैथमेटिक्स का है, फिजिक्स तो यहाँ खत्म हो चुकी थी इस जगह पे, डायमेंशन रखते ही फिजिक्स खत्म। आगे पूरी मैथ्स है, पावर को सॉल्व करना, कंपेयर करना, फाइंड करके वापस पुट करना। कितने जनों के आया था ये आंसर? ठीक है, नेक्स्ट लिखो फिर। नेक्स्ट सबके आना चाहिए। नोट किया इसको? क्या कर रहे हो? नोट भी करना और समझना भी है। ऐसे नहीं कि सर आप वैसे ही करवा तो रही हो, फिर क्यों सॉल्व करें? ऐसी चीज़ नहीं करनी। कर लिया सभी ने नोट? नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन। देखिए, इफ द कैपिलरी राइज, कैपिलरी राइज कैपिलरी राइज का मीनिंग होता है लिक्विड का हॉरिजॉन्टल से ऊपर चढ़ना। इसको क्या बोलते हैं? राइज मतलब चढ़ना, कैपिलरी राइज। दिए के अंदर अपन रखते हैं रुई की वाट रख दी और उसमें तेल ऊपर चढ़ता है ना, तो उसको बोलते हैं कैपिलरी राइज। आप एक कोशिश करना, आप टॉवेल का है ना आधा हिस्सा पानी की बाल्टी में डाल देना थोड़ी देर, या पर्दा होता है ना घर का पर्दा, उसके बाल्टी में थोड़ा सा हिस्सा डाल देना, थोड़ी देर में पूरा पानी खींच लेगा। इसको क्या बोलते हैं? कैपिलरी राइज। पानी को ऊपर खींचने के लिए अपन फूंक मार के उसको खींचता है, फिर ऑटोमेटिक पानी नीचे से कहाँ चढ़ता है? उस इंसिडेंस को क्या बोलते हैं? कैपिलरी राइज। और इसके ब्रैकेट में लिखना है स्मॉल एच, इसको एस से रिप्रेजेंट करें, यानी कितनी हाइट तक चढ़ता है। इफ द कैपिलरी राइज इज डिपेंड ऑन surface tension of liquid, depends on surface tension of liquid, surface tension of liquid, comma radius of capillary tube, कैपिलरी ट्यूब जिसको पाइप कहते हो आप लोग, कांच की नली को बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब। रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब उसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर दो, कोमा डेंसिटी ऑफ लिक्विड, कोमा डेंसिटी ऑफ लिक्विड जिसको आप रो कह सकते हो, एंड ग्रेविटी, then find the formula for capillary rise. Then find formula for capillary rise. Then find formula for capillary rise. Formula for capillary rise. कैपिलरी राइज के लिए फॉर्मूला डेराइव करना, H का फॉर्मूला, H मीन्स हाइट, H फॉर हाइट, सरफेस टेंशन लिखा है हुआ, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, R रेडियस है, लेंथ एक टाइप की, डेंसिटी आपको मालूम है, ग्रेविटी आपको मालूम है, अप्लाई करो। जहाँ क्वेश्चन एंड हुआ ना उसके ब्रैकेट में लिख देना, या पहले एक बार करो सोल्व, एक बार सोल्व करो, इसमें कहीं ना कहीं फंसोगे जरूर, बिना फंसे क्वेश्चन होगा ही नहीं। कितनी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है? 4 पे। करो कोशिश, 4 पे डिपेंड करता है, आंसर आएगा।
कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले क्या कहा था? सरफेस टेंशन, फिर रेडियस, फिर डेंसिटी, फिर ग्रेविटी। आप लोग सॉल्व करते हैं। किसी के आंसर आया तो बता। किसी की वैल्यू आई हो, ए की, बी की, सी की, डी की, कोई भी वैल्यू बताओ, एक किसी की आई हो, सिंगल वैल्यू किसी की। ए की वैल्यू किसी को मिली हो, बी की मिली हो, सी की मिली हो, डी की, किसी की भी वैल्यू मिली हो। किसी की वैल्यू आ रही ए बी सी डी, किसी एक सिंगल की बता दो मुझे, चारों नहीं चाहिए, एक आ रही किसी कोई वैल्यू। अब इधर देखो, वैल्यू कौन निकाल सकता है? कोई नहीं निकाल सकता है, इस दुनिया का इंसान तो कोई नहीं निकाल सकता। इक्वेशन कितनी है? 3 है। वेरिएबल कितने हैं? पॉसिबल है क्या? 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, आंसर आता है। एक इक्वेशन एक वेरिएबल है, आंसर आता है। अगर 3 जन है
तो 3 वेरिएबल होने चाहिए, 4 जने हैं तो कितने होने चाहिए? बढ़िया। इक्वेशन कितनी है? 3 और निकालने कितने हैं? 4। तो इसका मीनिंग मैं आपको इस क्वेश्चन से क्या सिखाना चाह रहा हूँ, जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी की डिपेंडेंसी 3 से क्या हो, ज़्यादा हो, 3 से कम चलेगा, 1 पे है, 2 पे है, 3 पे, 3 से ज़्यादा हो तब डायमेंशनल एनालिसिस यहाँ फ्लॉप हो जाता है। ये लिमिटेशन है। तो जब नया फॉर्मूला अपन डेराइव करते हैं तब कम से कम कितनी फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। तो अब इसको कैसे करेंगे आगे सोल्व? तो इसमें जैसे मैं आपको पहले स्टार्ट में बता रहा था, इसमें आपको बताया जाएगा किसी ना किसी एक की डिपेंडेंसी बताई होगी। तो क्वेश्चन के अंदर ब्रैकेट में लिखिए, जहां क्वेश्चन लिखा था लिख देना, इट इज गिवन दैट द कैपिलरी राइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन। It is given that the capillary rise is directly proportional. The capillary rise is directly proportional to surface tension. तो क्या गिवन है? H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? ये गिवन है ना। तो बताओ T की पावर कितनी आपने एज्यूम की है? तो बताओ इसके कंपैरिजन से बताओ A कितना आ गया? अब आप सोल्व कर लें इसको, सारी चीजें सोल्व हो जाएगी। A की जगह कितना रखना? तो कौन मिलेगा? देखो सबसे पहले C मिल जाएगा। फिर A की जगह 1 यहाँ पे भी रखोगे, कौन मिल जाएगा? D। और D और C को रखोगे, कौन मिल जाएगा? फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, कल देखते हैं।